बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इस्लामोफोबिया के बारे में है। सबसे पहले आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये कॉन्सेप्ट समझे कि इस्लामोफोबिया है क्या, इसके डायनामिक्स क्या हैं, इसका जो एक इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। इस्लामोफोबिया को अगर हम सिंपली देखें, अभी तो हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं, तो हम कह सकते हैं इस्लामोफोबिया से मुराद वो तसुबात हैं, प्रेजुडिसेस हैं, जो हेट के मुतलका है, जो इस्लाम से, इस्लाम की प्रैक्टिसेस से या मुसलमानों से तासुब की बुनियाद पे, नफरत की बुनियाद पे, डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे जो हेट मॉन्गरिंग हो रही है, या इस्लामी प्रैक्टिसेस को जो क्रिटिसाइज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम इस्लामोफोबिया कह सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ये देखें कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो एक इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें कौन सी पॉकेट्स हैं जहाँ पे मुसलमानों और मुसलमानों की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ तासुब या नफरत पाई जाती है या डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है। वेस्ट उसमें सर फहरिस्त है। अगर आप डाटा देखेंगे तो जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं उसमें इस्लाम के बारे में मनफी रुझान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका है, जिसमें कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ पे भी इस्लाम, मुसलमानों, जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, जो इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो इस्लामिक सोशल लाइफ है, उसको लेके मनफी रुझानात पाए जाते हैं। और इसका जो तीसरा पार्ट दुनिया में जो रिसेंटली जहाँ पे इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है वो इंडिया है। तो अगर आप पूरी दुनिया को डाइसेक्ट करें, बाकी ममालिक में भी हैं, ज़ाहिर 57 तो इस्लामी ममालिक हैं, तो इस्लामी ममालिक के अंदर भी इस्लामोफोबिया को लेके या जो इस्लामी प्रैक्टिसेस को लेके इंटरनल तसुबात भी हैं। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डिफाइन इस्लामोफोबिया, उसका एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है और एक इंटरनल है। इस्लामी दुनिया के अंदर इस्लामी जो रुझानात हैं उसको लेके क्या इश्यूज हैं, और जो एक्सटर्नल इंटरनेशनली या जो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है उसको लेके इस्लाम की प्रैक्टिसेस, इस्लाम के बारे में या इस्लाम से जो नफरत बढ़ती जा रही है उसको लेके क्या इश्यूज हैं। इसमें दो तीन प्राइमरी क्वेश्चन ये भी हैं कि किस तरीके से इस्लाम को मुसलमानों को या इस्लामिक प्रैक्टिसेस को पोर्ट्रे किया जाता है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक ये मैनूवर्ड है, किस हद तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, और कौन सी पावर्स हैं जो कि ऐसा करती हैं। अगर आप मीडिया को देखें, अभी हम जाएंगे इसके बारे में डिटेल में बात करते हुए, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर, जो इस्लाम की प्रैक्टिसेस को लेके, इस्लाम के शायर को लेके, या जो इमेजेस हैं मुसलमानों के साथ रिलेटेड, जैसे दाढ़ी है, हिजाब है, या दूसरी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उसको लेके मीडिया के अंदर एक मैनोवर्ड किस्म की मूवमेंट भी चलाई गई है, जिससे इनकलकेशन है मुख्तलिफ वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर कि इस्लाम जो है वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिलीजन है, इस्लाम जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक रिलीजन है उनकी सिविलाइजेशन के लिए। अच्छा, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, हम बात करते हैं वाई। क्या ये इस्लाम के साथ ही हो रहा है? क्या ये दुनिया के दूसरे अकायद के साथ भी हुआ है? क्या डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफीज के साथ भी ऐसा हुआ है? तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर है या जो नेशनल ऑर्डर है वो हमेशा पावर स्पेसिफिक रहा है, और जो पावर होल्ड करते हैं वो अपना कल्चरल वॉर भी इम्पोज करते हैं, फाइनेंशियल वॉर भी इम्पोज करते हैं, और फिर डेफिनेटली जो है वो एक फिजिकल वॉर भी इम्पोज की जाती है। दुनिया में जितनी भी पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं, अगर आप इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम भी एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जो एक इज्तमाही लाइफ के बारे में बात करता है। इंफरादी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में तो डिस्कशन दुनिया के सारे फेथ करते हैं। इस्लाम भी एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जो इज्तिमाई लाइफ के बारे में बात करता है कि इज्तिमाई लाइफ में कैसे जो इस्लाम है उसको सोसाइटी के अंदर इम्पोज किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली नाफिज किया जाएगा। उसमें अगर आप ये देखें, अगर आप इस्लाम की इवोल्यूशन देखें एज ए पॉलिटिकल फिलोसफी, तो एक पॉलिटिकल फिलोसफी और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो उस पॉलिटिकल फिलोसफी से बिल्कुल उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस्लाम की जो एक सोशल फिलोसफी है रिलीजन की, फिर एक स्पिरिचुअल फिलोसफी है, एक कल्चरल फिलोसफी है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफी है। दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो इस्लाम
की है या इस्लाम ने पेश की है, चाहे वो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, चाहे दूसरे रिलीजन्स हैं, या कोई और इसके अलावा रिलीजन्स को अलावा अगर आप देखें तो जितने भी फेथ्स हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, पॉलिटिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आए हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं, तो जो इस्लाम है दैट इज अ कंप्लीट फिलॉसफी जो जिसके आइली कवानीन देख लें, इक्तिसादी कवानीन देख लें, जिसके नेशनल इंटरनेशनल से रिलेशंस देख लें, गवर्नेंस सिस्टम देख लें, वो सारी की सारी जो है वो एक मुनफरिद हैसियत रखती है दुनिया में। अगर आप अब पूरी अगर इवोल्यूशन देखें, इवन अगर आप रोमन एम्पायर की इवोल्यूशन देखें जो 1000 साल तक रही, उसमें आप देखेंगे कि कभी रोमन एम्पायर जो थी वो रिपब्लिक बन जाती थी, कभी वो किंगशिप में चली जाती थी, कभी वो आरिस्टोक्रेसी में चली जाती थी। तो एक जो वॉर थे इंटरनल पॉलिटिकल वॉर या पॉलिटिकल फिलोसफीज की वॉर, वो भी रही। बाद में क्रिश्चियनिटी भी बहुत बड़ा रोमन एम्पायर का रिलीजन हो गया। इस्लाम जब फैला तो दोनों जो बड़ी एम्पायर्स थे उस वक्त, जो पर्शिया की थी और जो रोमन एम्पायर थी, वो मुसलमानों ने जाहिर है वहाँ पे अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी लेके गए, कनकर किए इलाके, और कोशिश की कि उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो इन्फोर्स की जाए। दुनिया में जितनी भी पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, उनके मानने वाले या उनके जो रखवाले हैं पॉलिटिकल फिलॉसफीज को, उन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा लाजमी इम्प्लीमेंट करना होता है। अब उसमें जो बेसिकली प्राइमरीली इट इज अ पावर पॉलिटिक्स, ये एक पावर का खेल है, और इसमें जो ताकतवर होता है वो अपना अब पॉलिटिकल फिलॉसफी लाजमी उसको उसने इम्पोज करना होता है। और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी को इम्पोज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कल्चरल उसकी डिसेमिनेशन है। जो फिलॉसफीज है वो कल्चरल अपने आउटलुक से पहचानी जाती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए या किसी भी फिलॉसफी के लिए ये होता है कि उसका जो कल्चरल पार्ट है उसको इम्पोज किया जाए। कमिंग बैक टू दी मॉडर्न इरा, अब पूरी दुनिया में आप देखें तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है। अब जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी रेगुलेटरी बॉडीज आप देख लें, यूनाइटेड नेशंस है, फिर रीजनल बॉडीज हैं, इस्लामी ममालिक की OIC भी है, यूरोपीय यूनियन है, फिर नेशन स्टेट्स भी उसमें है, चाइना एक राइजिंग पावर है, इंडिया एक पावर है उसमें। तो अगर आपने इस्लामोफोबिया के बारे में लिखना है, बहस करनी है या उसको अंडरस्टैंड करना है, तो जो मौजूदा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है आपने उसको देखना है। जो मौजूदा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अगर आप इस्लामी ममालिक की बात करें जो 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा उनकी आबादी और 57 सॉवरन कंट्रीज हैं, नेशन स्टेट्स हैं, तो उनकी जो पावर है, चाहे वो इकोनॉमिक पावर है, चाहे उनकी टेक्नोलॉजिकल पावर है, या इवन कल्चरल पावर जो है, वो कहीं मुकाबले में नहीं है। जो दुनिया में पावर का खेल है उसमें इस्लामी ममालिक का रोल नहीं है। उसमें एक वेस्टर्न कल्चरल पावर है, फिर डिफरेंट ईस्टर्न पावर्स हैं, और बहुत ही हद तक मैंने जो आपको आर्टिकल एक भेजा था, बहुत ही हद तक जो कल्चरल पावर है दुनिया की, उसमें एक हद तक कंसेंसस है अपार्ट फ्रॉम इस्लामिक कल्चरल पावर। क्योंकि इस्लाम का जो कल्चर है या जो हमारा एक लाइफ है, वो एक जो ग्लोबलाइज्ड कल्चरल पावर है उससे काफी मुख्तलिफ है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल में सब्जेक्टिवली मैं इसके ऊपर आर्गूमेंट भी कर सकता हूँ और मैं इसको विंडिकेट भी कर सकता हूँ। बेसिकली जो इस्लामोफोबिया की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में ये एक जो कल्चरल पावर है, जिसके साथ इकोनॉमिक पावर भी है और पॉलिटिकल पावर भी है, ये उसका एक खेल है। दैट उसका खेल इस लिहाज से है कि जो अगर आपने देखा होगा कि इससे पहले जो कल्चरल पावर्स के दरमियान लड़ाई होती रही है वो कैपिटलिज्म की और सोशलिज्म की होती रही है। और जैसे ही कैपिटलिज्म ने कल्चरल पावर के जरिए सोशलिज्म के को टेक ओवर किया, तो उसके बाद कल्चरल पावर तो रही। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पावर जो है बुनियादी तौर पे उसका सबसे पहले एजेंडा ये है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी अपनी कल्चरल पावर को। अब वेस्ट की जो कल्चरल पावर है, जिसमें उनका फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, उनकी जो खवातीन के साथ ट्रीटमेंट है, या उनकी जो दूसरी आइडियोलॉजीज हैं, अब पूरे वेस्ट क्योंकि दे आर इन पावर,
तो उनकी तरफ से एक एजेंडा है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को छोड़ के जो उनकी कल्चरल पावर है वो दुनिया में इम्प्लीमेंट होती जा रही है। अच्छा, कैसे होती जा रही है? अगर आप सिर्फ लैंग्वेज देख लें, तो लैंग्वेज देख लें, कल्चर देख लें, मीडिया देख लें, म्यूजिक देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, या इसके अलावा अगर इवन आप मूवीज देख लें, तो जो कल्चरल पावर है ना वेस्ट की, उसने डोमिनेट किया है पूरी दुनिया को, और वो डोमिनेट करती भी जा रही है। आप जितने भी दुनिया के स्पोर्ट्स देख लें, ओलंपिक गेम्स लेके, जो टीम स्पोर्ट्स लेके इनफरादी स्पोर्ट्स तक, बुनियादी तौर पे उनके ही स्पोर्ट्स हैं। अभी भी मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई नया स्पोर्ट अगर इन्वेंट करे, चाहे वेस्ट की तरफ से इन्वेंट हो, या चाइना की तरफ से हो, या इंडिया की तरफ से हो, या रशिया की तरफ से हो, तो बैनुल अक़वामी तौर पे पजीराई किसकी होगी? बैनुल अक़वामी तौर पे उस स्पोर्ट की होगी जो कि वेस्ट के पास है, क्यों? बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव द इकोनॉमी, एंड दे हैव द कल्चरल पावर टू इम्प्लीमेंट देयर स्पोर्ट्स और कल्चरल जो भी दूसरी पावर्स हैं। अब अगर आप 500 साल पीछे देखें, तो इस्लामी ममालिक जब से रेनेसांस बरतानिया यूरोप में आया, और उसके बाद उनकी तरक्की हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और फिर कॉलोनियल पावर्स ने इस्लामी दुनिया समेत तमाम इलाकों पे हुकूमत की, तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि पिछले 500 सालों में जो इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन है इस्लामी ममालिक से, वो नहीं आई ना। वो इनोवेशन में आई है, ना इजादात में आई है, ना कोई इतनी ज्यादा लिटरेचर में आई है, ना कोई इकोनॉमी में आई है, ना कोई दूसरे सिस्टम्स में आई है। तो प्राइमरीली वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम अपने पॉलिटिकल एजेंडे को नाफिज कर सकें, एंड दे आर इन अ पोजीशन टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिटिकल एजेंडा। तो अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा। अच्छा, वेस्टर्न पॉलिटिकल एजेंडा जो है, थ्रू देयर इकोनॉमिक सिस्टम, थ्रू देयर कल्चरल पावर, वो दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं उसको वो रिसीव करते हैं, और उसके मुताबिक वो अपने आप को चेंज भी करते हैं, कल्चरली भी करते हैं, सोशली भी करते हैं, और पोलिटिकली भी करते हैं। आपके लिए बहुत हैरानकुन होगा कि अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स देखें, जस्टिस सिस्टम्स देखें, स्टेट क्राफ्ट देखें, ये सारे के सारे बॉरोड है फ्रॉम वेस्ट। पाकिस्तान का अगर आप गवर्नेंस सिस्टम देख लें, आप पाकिस्तान की आर्मी की ओरिएंटेशन देख लें, जुडिशरी की ओरिएंटेशन देख लें, सिविल सर्विसेज की ओरिएंटेशन देख लें, अपने लॉज देख लें, वो भी बॉरोड है। लेकिन इस्लामी ममालिक की तरफ से फिर भी एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस हर लिहाज से, कल्चरल रेजिस्टेंस भी है, एक वे ऑफ लाइफ की रेजिस्टेंस भी है। मैंने थोड़ा सा काम किया तो आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में जब डोनर एजेंसीज एनजीओ के जरिए ऑपरेट करती हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो उनका एक कल्चरल लाइफ है वो इम्पोज किया जाए। क्योंकि अगर आप अपने कल्चर को इम्पोज कर देते हैं या इंस्पायर करवा देते हैं, मैंने इंस्पायर के लफ्ज जान के यूज नहीं किया, अगर आप अपने कल्चर को दूसरे मुल्क में ले जाते हैं और कल्चरली उसको फतह कर लेते हैं, तो फिर आपको इकोनॉमिकली या इवन फिजिकली भी उसे फतह करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, तो देर इज एन ऑब्सेशन अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का जो वे ऑफ लाइफ है उसके बारे में, बल्कि ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बहुत हद तक मेरी जाती राय है कि जो एक कल्चरल वॉर है उसको लेके ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में डिटरमिन किए जाते हैं। तो अभी आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की, इसके बारे में हमने ये देखा कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ क्या है, इस्लामिक पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, वेस्टर्न जो है वो मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस क्या है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो वेस्टर्न पार्ट है, इसमें आप इंडिया भी आप शामिल कर सकते हैं, या जो एक लिबरल डेमोक्रेसीज का पार्ट है वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जो दूसरी डाइवर्जेंट कल्चरल पावर्स हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है। बल्कि अगर आप ये भी देखें, जो चाइना का कल्चर है या इंडिया का कल्चर, जिसके बारे में बहुत कहा जाता था कि बहुत कंजर्वेटिव कल्चर है, या इवन रशिया का कल्चर है, ये जितने भी कंजर्वेटिव कल्चर्स थे वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता एब्सॉर्ब हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर में। जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, और यूरोपियन ममालिक है, या जो लिबरल डेमोक्रेसीज हम कहते हैं जिनको। अब एक हमने आर्गुमेंट बिल्ड किया कि ये इनहेरेंट है, ये सिविलाइजेशनल है, ये पॉलिटिकल है,
और ये हमेशा सिविलाइजेशंस के दरमियान इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, और प्राइमरीली इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर, और जो पावर रखते हैं वो कल्चरल पावर के जरिए अपना एजेंडा जो है इम्पोज करते हैं। अब मेरे ख्याल में सब्जेक्टिवली अगर मैं इसको देखूं तो जो वेस्टर्न कल्चरल पावर का एजेंडा है उसमें जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है मुसलमानों की, उसको वो चैलेंज उनको जरूर देती है। उसमें दो तीन चीजें हैं बड़ी इंटरेस्टिंगली, वंस आई वाज पार्ट ऑफ अ डिस्कशन, तो उसमें ये देखें कि अगर वेस्ट ने जो इस्लामी ममालिक हैं उनको उनकी गवर्नमेंट्स को मैनेज किया हुआ है। तो अगर आप गल्फ स्टेट्स में देख लें, इवन पाकिस्तान में देख लें, तो जितने भी इस्लामी ममालिक की गवर्नमेंट्स हैं वो जो वेस्टर्न कल्चरल पावर है वो उसको चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्योंकि इस्लाम की जो फिलॉसफी है, अब ये भी हम बहस करेंगे कि जो इस्लाम की पॉलिटिकल फिलॉसफी है क्या हम उसके ऊपर अमल पैरा हैं या उसके ऊपर अमल पैरा नहीं है। लेकिन इस्लामी मुआशरों में इतनी सलाहियत जरूर है कि वो जो रियासती फैसले हैं अपने उनसे हटकर भी जो एक वेस्टर्न कल्चरल पावर है उसको चैलेंज जरूर करते हैं। सो आपने देखा होगा फिर स्टेट के अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज हो जाती हैं, जाहिर है वो स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, इसके अलावा फंडामेंटलिज्म है, उनकी तरफ से भी होती है। सिंबलिज्म अगर आप देखें इस्लामोफोबिया का, कि इस्लामिक बॉम्ब, देयर इज नो क्रिश्चियन बॉम्ब, देयर इज नो कम्युनिस्ट बॉम्ब, बट देयर इज इस्लामिक बॉम्ब, इस्लामिक टेररिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, पॉस्चरिंग उनकी तरफ से भी होती है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं कि दे डेफिनेटली फील थ्रेटन, उनका जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है या जो उनके पावर्स जिनके पास है जो रियासतों के निज़ाम को चलाते हैं, कि सर्टन दे सर्टनली फील थ्रेटन कि जो इस्लाम की पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो उन्हें चैलेंज कर सकती है, उनकी कल्चरल पावर को चैलेंज कर सकती है, क्योंकि इवोल्यूशन होती है और जो ताकत जो है वो हमेशा चेंज होती है, कांस्टेंट नहीं रह सकती। उसमें जो सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया को लेके अगर आप बात करें यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में या यूरोप में लेके, तो जितने भी एक्ट्स हैं, एक्ट्स ऑफ इस्लामोफोबिया जितने भी आते हैं वो बहुत सारे मैनिपुलेटेड होते हैं। अब मैनिपुलेटेड कैसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उनके ऊपर, उनके जो एक इस्लाम को ब्रांड करने के ऊपर जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं रियासतों के, वो उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप मूवीज देख लें, आप मूवीज में इस तरह तरीके से स्टीरियोटाइपिंग होती है कि दहशतगर्द दिखाना हो तो उसकी एक सर्टन टाइप, उसकी ब्राउन फेस होगा, उसका दाढ़ी उसने रखी होगी, उसका एक खास तरीके से एनिमल उसे क्या आउटलुक में उसको प्रेजेंट किया जाता है। और फिर वो जब बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, नौजवान देखते हैं, तो वो उनके लाशऊर से होते हुए उनके शोर में ये वाइब होता है कि जो टेररिज्म है या जो दूसरे इश्यूज हैं वो मुसलमानों के साथ है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसलिए ऐसे करते हैं कि अपने सोसाइटीज के अंदर ये चीज बावर करवा दी जाए कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं या इस्लामिक कंट्रीज हैं दे आर टेररिस्ट, तो इनसे किसी किस्म की रहम या दूसरी चीजें नहीं की जा सकती। मैं अनफॉर्चुनेटली आपसे बात करूंगा इसराइल और जो पैलेस्टाइन का है उसको लेके, कि किस तरीके से ब्रांडिंग हुई है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो टेररिस्ट्स हैं। उसके ऊपर मीडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट की है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी हुआ है, हर जगह पे भी हुई है। वॉर ऑन टेरर को लेके आप देखें कि पहले जब ब्रांडिंग की जाती है तो फिर जो पावर रिजीम्स होती हैं वो मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर इस पोजीशन में आ सकती हैं कि वो जंग भी कर सकती हैं, टेक ओवर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पब्लिक है, अवाम है, उनके साथ मिल जाती है, क्योंकि वो एक ईवल समझते हैं उसको। अब ये इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जब इस्लामोफोबिया के ऊपर मीडिया के जरिए की गई, तो फिर आपने ये देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा बमबारी की, इराक के ऊपर की, बाकी ममालिक में देखे। तो व्हेन यू ब्रांड समथिंग इवल, व्हेन यू ब्रांड समथिंग नेगेटिव, तो फिर आप
ये इसलिए करते हैं कि आपने बाद में पॉलिटिकली टेक ओवर करना होता है उसको। अब जो एक इस्लामोफोबिया को लेके, इस्लाम का एक जिहाद की कॉन्सेप्ट को लेके, इस्लाम की पॉलिटिकल फिलॉसफी के लेके जो ब्रांडिंग हुई, तो उसमें उन्होंने ये वैक्यूम बनाया कि अगर वो अब अगर गजा को या पैलेस्टीनियन को जिस हद तक रुथलेसली जितना मर्जी मारें, तो स्टिल टेररिस्ट जो हैं वो रहेंगे, मुसलमान ही रहेंगे। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव चीज आई है कि सोशल मीडिया ने क्योंकि एक रोल नेगेटिव नेगेटिव भी प्ले किया है, लेकिन दूसरा अच्छा भी हो गया। दूसरा अच्छा भी हुआ है कि वेस्ट में भी या किसी भी मुआशरे में अब ये आवाजें हो रही हैं कि डाइसेक्ट होती हैं कि जो ब्रांडिंग होती है क्या वो ठीक होती है, क्या ठीक नहीं होती। अगर आपने पाकिस्तान में मुताला पाकिस्तान पढ़ा हो तो उसमें भी हिंदू की एक खास तरीके से ब्रांडिंग की गई है। ये सिर्फ वेस्ट ने नहीं की, ये जितनी भी पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं वो करती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एजेंडा इन्फोर्स करना होता है और उसमें नुकसान उसका होता है जो कमजोर हो। और इसका हल ये ही होता है कि जिसकी आप ब्रांडिंग कर रहे होते हैं या जिसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं वो पावरफुल हो जाए। अब देखिए, इंडिया के ऊपर जितने भी हमारी ब्रांडिंग हुई, हमारी अभी भी ब्रांडिंग हो रही है, वो अब इतनी इफेक्टिव नहीं रही, ना नेशनली रही ना इंटरनेशनली रही, क्योंकि इंडिया का जो रिस्पॉन्स था या जो इंडिया की पावर थी वो पाकिस्तान की पावर से बहुत ज्यादा आगे चली गई। या चाइना को लेके, कम्युनिज्म को लेके बहुत ज्यादा इश्यूज आए। अगर आप यूरोप में हो तो यू कैन नॉट टॉक गुड अबाउट रशिया, आप रशिया के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते। और अगर आप रशिया में हो तो फिर आप यूरोप के बारे में, लिबरल डेमोक्रेसीज के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते। व्हेन यू आर इन यूनाइटेड स्टेट्स यू कैन नॉट टॉक गुड ऑफ चाइना, और अगर आप चाइना में हो तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते। तो ये जो स्ट्रक्चरल बाइसेस हैं ये हर जगह पे प्रेवलेंट होते हैं। तो मुसलमानों को लेके या इस्लामी दुनिया को लेके या जो इस्लाम की पॉलिटिकल लाइफ है उसको लेके एक कल्चरल जो स्ट्रक्चरल बाइसेस हैं वो मौजूद हैं, और वो चीजें जो हैं वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती रहेंगी जब तक के मुसलमानों की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है। अब इसकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल लाइफ अगर आप देखें तो बहुत सी सोसाइटीज जो हैं वो ग्लोबलाइज्ड हो रही हैं, इमिग्रेशन है, दूसरी चीजें हैं। जो फोर फ्रंट पे स्टेट टू स्टेट इश्यूज तो है, सोसाइटी तो सोसाइटीज टू सोसाइटीज इश्यूज तो है। तो जो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है कि वो अब वेस्ट के बहुत से कंट्रीज जो हैं जिसमें मुसलमान जाके रह रहे हैं, आबाद हो रहे हैं, तो वहाँ पे इश्यूज हैं। वेस्ट में भी इश्यूज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इश्यूज हैं, और इमिग्रेशन को लेके बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना है यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से। और व्हेन दे टॉक के दे ग्रांट इमिग्रेशन टू एवरीवन एक्सेप्ट मुस्लिम्स, या मुसलमानों का एक पैमाना बहुत सख्त रखा गया है, तो उसमें भी ये उनका ये आर्गुमेंट आता है कि जो इस्लाम का वे ऑफ लाइफ है उसकी वजह से हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब होगा। अब अगर फ्रांस की मिसाल देख लें तो हिजाब को लेके बहुत सख्त लेजिस्लेशन की गई। उसमें भी ज़ाहिर है पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी सोसाइटीज में ये चीज़ मीडिया के जरिए इम्बाइब करती है कि जब मुसलमान आके उनकी सोसाइटीज में रहेंगे तो इनको इश्यूज आएगा। इसमें मेरा जाती ख्याल ये है कि वाई शुड वी गो देयर एंड लिव इन देयर सोसाइटीज। मैं जिंदगी में जाती तौर पे आई हैड द अपॉर्चुनिटीज टू गो अब्रॉड एंड सेटल, तो मैं नहीं हुआ। तो व्हाई शुड वी बी गोइंग आउटसाइड आवर कंट्रीज। हम पाकिस्तान में नहीं रहा जा सकता या इस्लामी ममालिक में जो उनके सिटीजन हैं उनके इश्यूज हैं, तो फिर इसका हल ये तो नहीं है ना कि हम बाहर चले जाएं। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे कंप्लेन करना इस्लामोफोबिया को लेके मेरे नजदीक एक हद से ज्यादा जायज इसलिए भी नहीं हो सकता कि वी नीड टू बिल्ड आवर ओन सोसाइटीज, वी नीड टू बिल्ड आवर स्टेट्स, वी नीड टू बिल्ड आवर पॉलिटिकल सिस्टम्स। और जो एक इंटरनेशनल ग्लोबल पावर है जितकी जितने भी डायमेंशंस हैं उसमें हमने अगर अपना हिस्सा लेना है, और अगर हम अपना हिस्सा लेते हैं तो ये जो इश्यूज हैं इस्लामोफोबिया के ये खत्म हो सकते हैं। सो मैनी पीपल टॉक अबाउट कि इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो एक इशू कहते हैं कि जी हम अच्छे बच्चे बन जाएं या मुसलमान अच्छे बच्चे बन जाएं, जी वो डायलॉग हो, इंटरफेथ हार्मनी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस बेहतर हो, हम अपना अच्छा जो मॉडल है वो दें। एक ये भी बहुत बड़ा आर्गूमेंट है जिसको मैं एक डिफीटेस्ट आर्गूमेंट समझता हूँ।
कि जो इस्लाम के कैनन्स हैं हम उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। बिल्कुल ठीक है कि जो इस्लाम के कैनन्स हैं हम उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। तो इन तमाम जस्टिफिकेशंस के बाद भी अगर आप ये देखेंगे तो जो इंटेंट है इस्लामोफोबिया की, वो एक पावर ड्रिवन है और वो पावर ड्रिवन रहेगी। और उसके लिहाज से ही वेस्टर्न पॉलिसीज बनती हैं या ताकतवर लोग अपनी पॉलिसीज बनाते हैं कमजोर को लेके। और अगर आपने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना है इंटरनेशनली, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक कल्चरल पावर है उसमें हमारा रोल होना चाहिए, इकोनॉमी में हमारा रोल होना चाहिए, और जो एक पॉलिटिकल पावर है उसमें हमारा अच्छा खासा रोल हो। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में इफ वी बिकम पावरफुल, तो जो स्टेट के साथ इश्यूज हैं इस्लामोफोबिया के लेके वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है हम एक थीसिस लिख रहे हैं, तो अब जो पाकिस्तान से हम उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर हम अगर इस्लामी ममालिक से लोग बाहर जाते हैं, उनकी सोसाइटीज में जाते हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं होते। अब एब्जॉर्ब होना बहुत मुश्किल होता है। उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं एक खास लिहाज से। हमारा फेथ है, हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस और तरह की है। अब इफ आई गो टू अ फ्रेंच सोसाइटी और इफ आई गो टू अ यूनाइटेड स्टेट्स, तो फिर मैं तो जाहिर है कोशिश करूंगा कि जो मेरा कल्चर एक है, जिसमें मेरा नेशनल कल्चर भी है, और जाहिर है जितने हम मुसलमान हैं उतना हमारा एक उसमें रिलीजियस कल्चर भी होता है, और प्राइमरीली रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है हमारी इंफरादी लाइफ में। तो वो हम उस कल्चर को जब जाके प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर इश्यूज तो आते हैं। ये अगर पाकिस्तान में भी आप देखें तो पाकिस्तान में भी बहुत से कल्चरल टैबूज हैं। अगर किसी दूसरे की सोसाइटी के लोग इधर आके आबाद होना चाहें तो हमें बहुत मुश्किल आएगी, फर्स्ट करेंगे अगर यूनाइटेड स्टेट्स से लोग आते हैं कल्चरली जो डिफरेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अफगान या अदर्स। जाहिर है रिलीजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो एक एब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर होगी उसकी। तो ये जो कल्चरल इनहेरेंट इश्यूज है ना, ये उसको लेके रहेंगे। अब मैं थोड़ी सी आपसे इसकी मैनिफेस्टेशंस उनकी सोसाइटीज में कैसे होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन होगी, वायलेंस है, फिर इस्लामी जो मॉस्क्स हैं उनके ऊपर भी अटैक होते रहते हैं। फिर अब पाकिस्तान में भी देखें तो मुख्तलिफ इबादत गाहों पे अटैक होते रहते हैं, एक्शन रिएक्शन चलता रहता है। तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग के पावर इसमें कहाँ तक इन्वॉल्व है। इसमें फिर बहुत क्योंकि इस्लामोफोबिया को लेके एक प्लान्ड एक्टिविटी है जिसमें हेट स्पीच है, जिसमें इमेज बिल्डिंग है, डेफेमेशन है, करेक्टराइजेशन इस तरीके से की जाती है, पोस्चरिंग इस तरीके से की जाती है। और जब ये सोसाइटी में इन चीज़ों को डेवलप किया जाता है तो फिर उन सोसाइटीज के लिए आसान हो जाता है कि वो उसको लेजिस्लेट करें। अब यूरोपियन कंट्रीज में इमिग्रेशन को लेके, कल्चर वैल्यूज को लेके उनकी जो है वो लेजिस्लेट करते हैं। जब लेजिस्लेशन होती है देन इट बिकम्स अ लॉ, और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको इम्प्लीमेंट ना करना। तो ये एक सीरियस इश्यूज हैं इसमें। मैंने पहले भी 3-4 दफा कहा, वेल यू विल बी गिविंग योर रीजंस के आप रीजनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल फिलोसफीज भी है, और जब पॉलिटिकल फिलोसफी है उसमें कल्चरल फिलोसफी आए तो वो हमेशा स्टेट की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से मैनेज की जाती है। लेटली थोड़ा ये हुआ है कि इस्लामोफोबिया को लेके वेस्ट के अंदर भी एक एक काउंटर नैरेटिव आया है। वो ये समझते हैं, उनकी सोसाइटी के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या एक तबका ये भी समझता है कि शायद ये ओवर डूइंग हो रही है, और जो ब्रांडिंग हो रही है इस्लाम की, मुसलमानों की डिस्क्रिमिनेशन को लेके, हेट को लेके, वो शायद जस्टिफाइड नहीं है। इससे पहले भी मैंने अर्ज किया, ये ब्रांडिंग इसलिए की जाती है ताकि पावर्स को, वेस्टर्न पावर्स को ये जवाब मिल सके कि वो मुसलमान मुल्कों के ऊपर चाहे अटैक करें, चाहे उनको एक्सप्लॉइट करें, चाहे उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करें, या अपने क्रूअल इंटरनेशनल सिस्टम्स बनाएं। तो पहले ही ब्रांडिंग होती है कि जी ये जो एक सर्टन सोसाइटी का ग्रुप है या जो एक सर्टन फेथ है उसके इश्यूज हैं, तो फिर जवाब के जरिए आपके पास चांस बन जाता है कि आप उसको पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और जंगों के जरिए भी एक्सप्लॉइट कर सकें। बट देयर इज अ वॉइस इन यूरोप आल्सो। एक वॉइस भी है कि ये शायद ओवरडूइंग है, और देयर आर जेन्युइन वॉइसेस फॉर डेमोक्रेसी, इंटरफेथ हार्मनी। ये दुनिया में जो फिलोसफीज हैं वो
इन्फोर्स होती हैं। हालात एक जैसे नहीं रहते, सिविलाइजेशनल साइकिल्स होते हैं, सिविलाइजेशंस चेंज होती हैं, कभी पावर किसके पास है, कभी पावर किसी के पास है। वेस्टर्न पावर को भी सीरियस चैलेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। हो सकता है 50-60 साल के बाद जो कल्चरल पावर है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। आप हो सकता है कि इंग्लिश की जगह कोई और लैंग्वेज सीख रहे हो सकता है कि जो अभी वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ है वो रिडंडेंट करार पा जाए। तो इट इज प्राइमरीली अ पावर गेम। तो जिनके पास पावर होगी वो अपनी कल्चरल पावर को जरूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंटली आपने ये भी देखना है कि अब जो इमेज बिल्डिंग वेस्ट ने की है मुसलमानों की, वो वो अनफॉर्चुनेट है, और उसकी तरफ से रिस्पॉन्स भी इस्लामी ममालिक की जानिब से नहीं गया। अब उन्होंने जी हमें वो प्रिमिटिव कहते हैं, वो हमें इरेशनल कहते हैं, वो हमें सेक्सिस्ट कहते हैं। इसमें अगर आप ये देखें तो जो उनका रिलीजन के साथ एक्सपीरियंस है, शायद वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ट्रांसलेट करते हैं। एक ये भी चीज समझने की आपको जरूरत है कि जो मजहब का रोल है वेस्टर्न सोसाइटीज में वो बहुत लिमिटेड है। रियासत की हद तक तो मजहब का रोल है ही नहीं, बल्कि इनफरादी हद तक भी मजहब का रोल कम से कम होता जा रहा है। तो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न पावर, वेस्टर्न कल्चरल पावर, तो ये बुनियादी तौर पे मजहबी पावर नहीं है। ये इट इज नॉट अ पावर ऑफ क्रिश्चियंस, इट्स नॉट अ पावर ऑफ अदर फेथ। ये एक ग्लोबलाइज्ड कल्चरल पावर है जिसकी बुनियाद कैपिटलिज्म के ऊपर है, जिनकी बुनियाद सर्टन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर है, जो एक इवॉल्व्ड पावर है, और जो दुनिया में ट्रांसलेट हुई है अदर देन यूरोप भी। और उसकी जो अपील है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और अभी भी बढ़ रही है। वो कि दूसरी तरफ से भी अब कल्चरल रेजिस्टेंस जो है वो आ रही है। अब अगर आप इस कल्चरल पावर को देखें तो इस कल्चरल पावर के रिस्पॉन्स पे अब हमारा मुसलमानों की जानिब से क्या आना था। एब्सोल्युटली इस्लामोफोबिया है। इस्लाम की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उससे थ्रेटन फील किया जाता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी अपने आप को सुपीरियर जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी समझती है। दे थिंक के जो एक इवॉल्व उनका कल्चरल पावर है दैट इज द सुप्रीम। और डेफिनेटली देयर सोसाइटीज एंड देयर स्टेट्स वुड वांट कि उनकी जो एक कल्चरल पावर है जिसके जरिए वो पूरी पावर डायनामिक्स को, रीजनल पावर डायनामिक्स को और इंटरनेशनल पावर डायनामिक्स को कंट्रोल करते हैं, उनको रेजिस्टेंस ना आए। अच्छा, वंस आई टॉक टू अ पर्सन, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ था एंड ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात बताई इसके बारे में। मैंने उनसे कहा कि जो इस्लामिक कल्चरल पावर है वो तो कहीं भी नहीं है। अभी आपके जो सीरियस चैलेंजेस हैं वो चाइना की जानिब से आएंगे, पहले रशिया की जानिब से बहुत सारे चैलेंजेस रहे, फिर इंडिया की जानिब से भी। इंडिया की कल्चरल पावर जरूरी नहीं है आपके साथ अलाइन करे, हो सकता है कल को दे टेक देयर ओन पोस्ट, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं और उसमें नए पार्टनर्स बनते हैं, पार्टनर्स बदल भी जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि इतनी कमजोरी के बावजूद भी देयर इज अ डिजायर, देयर इज अ विल अमंग मुस्लिम्स टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिटिकल फिलॉसफी। वो ये कहते हैं कि इफ दे आर मोर, इफ दे हैव मोर पावर, इफ दे आर एम्पावर्ड मोर, और अगर वो एक जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी है हमारी उसको चैलेंज करते हैं विद दिस पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो उन्हें मुश्किल नहीं होगी हमें टेक ओवर करने के लिए। क्योंकि इतनी कमजोर पोजीशन से भी उनकी जो रेजिस्टेंस है या जो उनकी एक डिजायर है टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिटिकल फिलॉसफी अपॉन द वर्ल्ड, दैट इज अनबिलीवेबल। ये उनके अल्फाज थे कि ये देखें कि वेस्ट ने पूरी की पूरी सोसाइटी तबाह कर दी हैं, अफगानिस्तान को लेके, इराक को लेके, बाकी सोसाइटीज को लेके, लेकिन जो उनकी रेजिस्टेंस है। और फिर दे आल्सो से कि जो इस्लाम की पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इस लिहाज से है कि जो फेथ है उसने इम्प्लीमेंट होना है पूरी दुनिया में। जाहिर है उनको वो इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, मुख्तलिफ फिलॉसफीज जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो क्रिटिसाइज करती हैं, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ इस्लाम।
इस्लाम की पॉलिटिकल फिलॉसफी ये नहीं है कि आपने मजहब इनफरादी तौर पे गुजारना है। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। इस्लाम जो है वो एक सोशल रिलीजन जो सोसाइटी को पॉलिटिकली रेगुलेट करता है, और जो विल ऑफ दी अल्लाह है, जो सॉवरेनिटी ऑफ दी अल्लाह है, वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करता है। और एक एक्सपेंशन का उसका डिजाइन है। पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है उसको एक्सपेंड करने के ऊपर इस्लाम की बुनियाद है। और आप अगर पूरे इस्लाम की हिस्ट्री देखें, अब ये एक अलहदा आर्गूमेंट है कि क्या वो इस्लाम के लिए हमलावर आते थे या दूसरे आते थे, लेकिन स्टिल उसमें एक फैक्टर एक्सपेंशन का भी रहा है। तो जो एक एक्सपेंशन है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इनहेरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ इस्लाम। आपने उसको अच्छी तरह देखना है। तो अगर इतनी डायनामिक एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में तो रहेगी हर उस पॉलिटिकल फिलॉसफी के जिसके डिजाइन जो है वो नेशनली और इंटरनेशनली जो है पावर को लेने के हैं। तो व्हाट दे बिलीव कि अगर ये पॉलिटिकल फिलॉसफी को अभी मैनेज ना किया गया तो दैट हैज द पावर टू टेक ओवर द वर्ल्ड। वो ऑलरेडी ले भी चुकी है। जाहिर है आपने देखा है कि ये जो एक आर्गुमेंट है वो आउट ऑफ द वाइल्ड नहीं है। आप देखें कि इस्लाम की जो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके जरिए इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है। इस्लाम की रियासत की एक्सपेंशन हुई है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई है। तो दे बिलीव के अभी आप गजा की रेजिस्टेंस देख लें, तो उसके पीछे जो मुहर्रक है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो अनडिफिटेबल है। उसको सिर्फ हथियार मिल जाएं उसी क्वालिटी के जो दूसरी पॉलिटिकल फिलॉसफी के पास हैं, तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग है और इसके साथ ये जो लोग जुड़े हुए हैं वो इतने कमिटेड हैं कि वो अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट बहुत करेंगे। मजीद जब बहस होती है तो उनकी तरफ से ये भी एक इस्लाम की अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफीज देखें जहां भी मुसलमान अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं, तो वहां पे वो एक डिजायर रखते हैं कि वो पॉलिटिकली रेगुलेट। दुनिया में जितनी भी तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, जहां भी मुसलमान आबादी में हैं, तो उनके अंदर एक डिजायर है पॉलिटिकल रेगुलेशन की। आप चाइना में देख लें, आप रशिया में देख लें, आप फिलीपीन में देख लें, आप थाईलैंड में देख लें, आप बर्मा में देख लें। बाकी तो जाहिर है आपको पता हो। मुसलमानों की जो एक इज्तिमाई लाइफ की फिलॉसफी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि जहाँ पे वो इकट्ठे होंगे दे विल गो फॉर देयर पॉलिटिकल फिलॉसफी। अभी भी आप देखते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रांग हैं, हमारी इबादत का इंस्टीट्यूशन कितना स्ट्रांग है कि मस्जिद में आपने देखना है, हमारे जो त्यौहार हैं कितने स्ट्रांग हैं। ईद को लेके अभी आप देखेंगे तो प्राइमरीली जो हमारा रिलीजन है वो सोसाइटी को रेगुलेट करता है, और ये एक इज्तिमाई रिलीजन है जिसमें इनफरादी इबादत के साथ साथ जो इज्तिमाई मामलात हैं जिसमें सोसाइटी के और पॉलिटिक्स के वो बहुत अहम है। पाकिस्तान के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सॉवरेनिटी अलग ही और वो डेलीगेटेड ट्रस्ट है। तो अगर रियासत इस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट नहीं भी करती तो सोसाइटी के अंदर ये चीजें बहरहाल मौजूद रहती है। इवन इफ यू टॉक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में जाहिर है रिलीजन को लेके बहुत सख्ती की गई है, लेकिन स्टिल दिस सेंटिमेंट इन बंगाल सोसाइटी इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज अर्लियर। अब हम अब we have established basically it is a conflict between two political philosophies। एक पॉलिटिकल फिलॉसफी अपने आप को इम्पोज करना चाह रही है, और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी हमारी है हमारी तरफ से रिस्पॉन्सेज नहीं है। अच्छा, हमारी जो अब रिस्पॉन्सेज, अगर हम अपने रिस्पॉन्सेज की बात करें तो जो हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, वो हर एक दो साल के बाद इस्लामोफोबिया को लेके एक रिपोर्ट जरूर शाया करती है। 2022-23 की रिपोर्ट जब शाया हुई थी मैंने वो देखी थी। वो वही कुछ चीजों को डील करती है। वो एक कल्चरल डिजाइन को या एक पॉलिटिकल डिजाइन को केटर ही नहीं करती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की इतनी हिम्मत ही नहीं है या वो उस कंट्रोवर्सी में चलना ही नहीं जा रही। जब मुसलमानों को उनकी रियासतें रिप्रेजेंट करती हैं और तरीके से करती हैं। मुसलमानों के ममालिक में आप देखें कि एक्स्ट्रा स्टेट एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। हर इस्लामी मुल्क के अंदर आप ये देखेंगे कि कुछ तंजीमें ऐसी होंगी कि वो जो इस्लाम की पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके बारे में ज्यादा सेंसिटिव हो। अच्छा, अब जो रिस्पॉन्स है हमारी तरफ से इस्लामोफोबिया की तरफ से,
एक तो रिस्पांस ये हो गया कि जो वेस्टर्न है उनको ये बावर करवाया जाए कि जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं अबाउट इस्लाम वो रॉन्ग है। इस्लाम के बारे में जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। बिल्कुल इस्लाम मजहब है अमन का। लेकिन अगर इस्लाम में ये भी है कि अगर आपके ऊपर वॉर इम्पोज कर दी जाए तो फिर आपने ना सिर्फ वॉर लड़नी है बल्कि वो जीतनी भी है और पॉलिटिकल एजेंडा अपना नाफज भी करना है। तो सब्जेक्ट टू चीजें होती हैं। अब ये बड़ी प्लान्ड अप्रोच हमारी स्टेट्स की जानिब से हमारे हुक्मरानों की जानिब से रही है इस्लामोफोबिया को लेके। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी हुआ है यूनाइटेड नेशंस की। इसके ऊपर एक दो रेजोल्यूशंस भी आई हैं अभी 5-7 दिन पहले। इस्लामोफोबिया का इंटरनेशनल डे था तो जो कनाडा के वजीर आजम थे उन्होंने बड़ी हेल्दी स्टेटमेंट दी कि इट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट करता है इस्लामोफोबिया। ये हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में वेस्ट के ये एग्जिस्ट करता है। और इसकी जो एग्जिस्टेंस है उसमें बुनियादी रोल जो है वो मीडिया ने और जो पावर ब्रोकर्स हैं उनका है। अब जो हमारा रिस्पॉन्सेज है ना वो बड़े वीक है। ओआईसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके अलावा आप डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनका भी देखें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया अब पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्स आया तो आपने देखा कि थोड़ा सा इसके ऊपर बात हुई। जो इसके क्लाइंट किस्म के सजेशंस बताए जाते हैं कि जी डायलॉग करने की जरूरत है, मुसलमानों को अपना रिलीजन अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है। मीन्स के जब हम पे इल्जाम लगते थे कि हम फंडामेंटलिस्ट हैं तो हमारा रिस्पॉन्स ये होता था कि हम फंडामेंटलिस्ट नहीं है। अच्छा, फंडामेंटलिज्म जो है वो रिलेटिव टर्म है। आपने अपनी डॉक्ट्रिन के ऊपर रहना है। अगर वेस्टर्न अपने पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर इतना सेंसिटिव है तो फिर जाहिर है दूसरी जो पॉलिटिकल फिलोसफीज के लोग हैं वो भी अपने रहेंगे। लेकिन जब आप इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्डर में मुख्तलिफ पॉलिटिकल फिलोसफीज ने इकट्ठा रहना है और इकट्ठा चलना है और को एग्जिस्टेंस होनी है। वट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और जो इस्लामी ममालिक हैं उन्हें वेस्ट के साथ अपना डायलॉग जो है, डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक डायलॉग नहीं होगा चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। अपने डायलॉग में ये चीज इस्टेब्लिश करनी है कि वो आपकी पॉलिटिकल फिलोसफी है, अब अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी हम पे इम्पोज ना करें और जो हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी है हमने उसको इस तरीके से मैनेज करना है। डायलॉग करने की जरूरत है क्योंकि इस्लामी दुनिया ने ही ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अपना रोल प्ले करना है, उन्होंने भी करना है। डायलॉग की जरूरत है इसमें। जो डिफरेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने रोल अपना अदा करना है। मुसलमानों की जानिब से इसका कल्चरल रिस्पॉन्स आना चाहिए। मुसलमानों को अपने सोसाइटीज बेहतर करने की जरूरत है, अपनी गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करने की जरूरत है। एक तो और चीज बड़ी ओवर डूइंग है, मैं इसे ओवर डूइंग कहता हूँ कि ओआईसी को लेके या जो एक पैन इस्लामिज्म है उसको लेके बहुत ही ज्यादा इमोशनल डिस्कशन होती है पाकिस्तान में। अब जो पैन इस्लामिज्म जो है उसका एक कॉन्सेप्ट सोसाइटी टू सोसाइटी मौजूद है। लेकिन जो पैन इस्लामिज्म का कॉन्सेप्ट है रियासत एक स्टेट टू स्टेट नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि नेशन स्टेट्स हैं और नेशन स्टेट्स जो हैं उनका जो प्राइमरी मोटिव है फॉरेन पॉलिसी का वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब आप इसराइल और जो पैलेस्टाइन का इशू है उसको देख लें तो जो एक इस्लामी ममालिक तो सेकेंडरी हैं, जाहिर है ह्यूमैनिटी के लिहाज से तो पहले हैं। अब लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं उनका रोल भी अपनी रियासत को लेके और तरीके से है और उसकी जो प्राइमरी रीजन है वो ये है कि वी डोंट हैव दैट सुपीरियर वेपन। जब तक मुसलमानों के पास सुपीरियर वेपनरी रही थी तो दे वर इम्पोजिंग देयर पॉलिटिकल फिलोसफी। अब जो रिस्पॉन्सेज हैं इस्लामी ममालिक की जानिब से, इस्लामी सोसाइटीज की जानिब से, वो बेहतर आने चाहिए। अब ये ग्रैंड डायलॉग में हमें कुछ ये भी देखना होगा, आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय आर्गुमेंट, कि क्या जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो इस्लाम के मुताबिक हैं भी सही या नहीं भी हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो इचरा का इंसिडेंट हुआ था, अगर आप इस तरह के सिंबलिज्म अगर हमारे सामने आएंगे इस्लाम को लेके नेशनली और इंटरनेशनली, तो इस्लामी दुनिया के अंदर भी एक तहरीक है कि जो इस्लाम का असल चेहरा है या जो एक इस्लाम के असल प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स हैं रिलीजन के, जिसके ऊपर इमारत खड़ी होनी चाहिए थी, क्या हमने उसके मुताबिक इस्लाम की इमारत खड़ी की है? क्या सोसाइटी में जो ट्रू रिलीजन है उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है, या जो स्टेट क्राफ्ट है उसमें जो हमारा रिलीजन है उसको ट्रू तरीके से किया जा रहा है? तो
ये थोड़ी सी सेल्फ करेक्शन भी जरूरी है, वो हमारे लिए भी जरूरी है, वो वेस्ट के लिए भी जरूरी है। तो देर इज अ नीड डायलॉग, या हमारी तरफ से ये रिस्पॉन्स ये भी होना चाहिए कि वेस्ट शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि उनके करेक्शन के प्रोसेसेस क्या हैं, हमें भी देखना चाहिए कि हमारे क्या हैं। अब थोड़ा सा आप इसको देखें तो जो वेस्टर्न लाइफ है उसके ऊपर हमारे भी बहुत सारे बाइसेस हैं। इसको जो हमने अपना भी देखना है, और उसके अलावा हमने डायलॉग के जरिए ये भी बताना है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं उनको इकट्ठा लेके कैसे चलना है, और उनको कैसे बेहतर करना है, और हम उसको आगे लेके कैसे जा सकते हैं। उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी अपने पैरामीटर्स देखे, और जो ये राइट है मुसलमानों का कि वो भी अपनी जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं उनको सिक्योर करें, उनको इम्प्लीमेंट करें। तो बेसिकली इट इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है ये आप उस तरीके से लिख नहीं सकते, लेकिन यू हैव टू टेल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है ये रियासत के अंदर भी एक प्रोसेस है जो इवॉल्व होता रहता है, चलता रहता है। और जो दूसरा है उसमें भी ये चलता रहता है प्रोसेस, नेशनली भी चलता रहता है और इंटरनेशनली भी चलता रहता है। तो वी विल अगेन टॉक, मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चंस लेता हूँ। इफ एनीवन फ्रॉम यू वांट टू टॉक ऑन द इशू। जी हसीब अहमद, बात करूँ? जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर मेरी इस पे यही ओपिनियन है, जैसे आपने कहा कि हमें अपनी भी थोड़ी मतलब इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, असल में मुझे भी यही लगता है कि उनको मतलब अब कैपिटलिस्टिक जो उनका निज़ाम है या वो है, तो मैंने कहीं पढ़ा था सर कि वो कहते हैं कि असल मसला ही निज़ाम का है, असल जो लड़ाई है दुनिया में वो है ही निज़ाम की। अब रशिया की वार देख लें, फ़लस्तीन में तो खैर उनकी थोड़ा और इशू है, लेकिन सर असल मसला निज़ाम का ही है कि मतलब जो उनको जो फ़ियर है, जो थ्रेट है, वो एक इस्लामिक निज़ाम से है कि जो इस्लाम का एक निज़ाम है, वो उनको थ्रेट कर सकता है उनके ओवरऑल सिस्टम को। और फिर जैसे हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रही है हर जगह पे, एक यूके की भी थी कि शायद नेक्स्ट जो सेंचुरी है उसमें जाके वो शायद वहाँ पे इस्लाम उनसे भी क्रिश्चियनिटी से आगे चला जाए। और वो वैसे भी एथियस्ट ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब एथियज़्म ज़्यादा ग्रो कर रहा है उन कंट्रीज़ में। तो एक तो रीज़न मेरे ख़्याल में ये है, और सॉल्यूशन इसका ये है कि हमें एक तो खुद इनकी यूनिटी नहीं है इस्लामिक कंट्रीज़ की, और दूसरा सर ये इकोनॉमिकली भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये अपना अ, उनको मतलब उस तरह से जवाब दे सकें। तो ये जो इनकी वीकनेसेस हैं, इस वजह से भी इस्लामोफोबिया का ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि सर जो मेन आपकी पावर होती है ना, जो आपकी मतलब कह लें कि आपकी एक रेपुटेशन होती है कि आप किसी पे बात कर सके। अब बाइडेन खड़ा होके सर अमेरिका में किसी पे कमेंट करता है, इवन कि कंडेम करना भी एक बड़ी बात होती है कि बाइडेन ने कंडेम कर दिया किसी इंसिडेंट को, मतलब ये बड़ी बात समझी जाती है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई अटैक होता है तो उसको। लेकिन हमारे यहाँ पे जितने मर्जी इस्लामिक लीडर्स किसी भी इवन के इस्लामोफोबिक का कितना बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो उसमें वो वाली उसका इम्पैक्ट ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वो हमारी वो पावर ही नहीं है, और देखिए पावर फिर हसीब, बेसिकली जो जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे या इवन नेशन स्टेट्स में जो नेशनल इश्यूज की बात करेंगे, इट इज ऑल अबाउट पावर। जो अगर आप पावरलेस होंगे तो फिर डेफिनेटली जो दूसरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा नाफिज करेगी। हमने भी किए हैं ना, इंडिया में हमने किया नहीं अपना पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल फिलोसफी नाफिज। पर्शिया में हमने नहीं की, हमने पूरे अरब स्टेट्स में की है, ईस्टर्न यूरोप में भी की है हमने। तो मुख्तलिफ फिलोसफीज जो है वो आपस में इम्प्लीमेंट करती हैं अपने पॉइंट्स को लेके, अपनी दूसरी चीज़ों को लेके। अगर हमने इस्लामोफोबिया के बारे में, मैं समझ तो हमें ज़्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, अपनी रियासत को मजबूत करना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटीज़ को मजबूत करना चाहिए, और ओआईसी को फंक्शनल करना चाहिए। और इफ़ वी, अच्छा इसमें जो मैं बार बार लफ्ज यूज करता हूँ, मैंने बड़े फोरम्स पे लफ्ज यूज किया है तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, अब उसकी है। ये जो सुपीरियर वेपनरी है ना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अगर जितने भी सिविलाइजेशनल चक्कर्स देखें तो यू विल बी सेइंग के जो सुपीरियर वेपनरी के साथ फोर्सेस थी, पॉलिटिकल फिलोसफीज थी, वो इम्प्लीमेंट होने में कामयाब। थैंक यू वेरी मच।